ये रियल में आप बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी बिल्कुल दिल से कर रहे हैं, पूरे दिमाग से कर रहे हैं, यानी पूरी जी जान आपने झोंक दिया है इस तैयारी में। तो दोस्त उम्मीद करेंगे कि जो ये प्रश्न आज हम 51 पूछेंगे संविधान पॉलिटी से संबंधित, उन प्रश्नों में से 40 प्लस के करीब करीब आप तो आंकड़े ज़रूर कर देंगे। जो भी व्यक्ति इस 51 प्रश्नों में से 40 प्लस कर देते हैं, यकीनन समझिए कि आपका जो पॉलिटी है यानी संविधान से संबंधित जो चीज़ें पूछे जाने वाली है आपके एग्जाम्स में बहुत बेहतर है। और आप दोस्त सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम ही नहीं बल्कि बीपीएससी का एग्जाम भी निकालने की हौसला रखते हैं। तो आइए खुद को आजमाइए कि आपकी तैयारी कितना मुकम्मल है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वर्तमान समय में भारतीय संघ और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी दी गई है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है। सही आंसर है, पहले पूछा गया है राज्य, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो आंसर सही है। याद रखिए 40 प्लस इस 51 प्लस में करने हैं, तब जाकर के समझा जाएगा कि आप यकीनन बहुत जबरदस्त स्टूडेंट हैं और यकीनी सच में आप बिल्कुल दिल से तैयारी कर रहे हैं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर आपके पास 3 है। प्रश्न कहता है कि 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतें के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। तो 500 से अधिक जो रजवाड़े थे यानी जिसको देसी रियासत के नाम से जानते हैं हम, उनके भारत में विलय के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी है निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ऐसे में तो आपको 40 प्लस कर ही देना चाहिए। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना एक रियल में बहुत बड़ा दमखम और एक बड़ी ताकत रखने वाले व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान की अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है। ट्राई कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर सही कर दीजिएगा। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यदि आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आप 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत पड़ गई और प्रश्न है आपके सामने देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो निम्न में से दी गई अनुसूची में से वह कौन सी है जो वेतन की प्रावधान का ब्यौरा हमें प्रस्तुत करती है। तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरी। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन की प्रावधान करती है। तो याद रखेंगे जो है आपके पास अनुसूची नंबर 2 इसकी प्रावधान करती है। आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल सही है। 40 प्लस आपको 100% करना है और याद रखिएगा सबको, जितने लोग वीडियो देखेंगे ईमानदारी पूर्वक A to Z देखिए, ठीक है। और जितना सही हो जाता है ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिए दोस्त, कमेंट कीजिए। और ऐसा ना मतलब ऐसा मत सोचिए कि नहीं मेरा कम स्कोर आया, ये नहीं हुआ। मैं आपको जानूं आप कहाँ हैं और किस परिस्थिति में हैं और उसको और आगे बढ़ाऊं। संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। तो कहाँ के लिए संविधान की अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया है। 6ठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा असम। याद रखेंगे असम की अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष राज्य का प्रावधान जो है अनुसूची नंबर 6 में वहां के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चंस रिपीटेड किए जाते हैं एग्जामिनेशंस में। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका से। संविधान की 12वीं अनुसूची जो है दोस्तों वह नगर पालिका से संबंध रखती है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया है। 8वें का सही आंसर अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप देखते रहिए, एक भी प्रश्न छोड़ करके हटिएगा नहीं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में से हुआ था। तो प्रश्न है आपके पास कि लिखित जो संविधान है, रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश से यह प्रारंभ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। याद रखेंगे सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का, और यहीं से संविधान को लिखने का काम शुरू किया गया।
10वां नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या है? 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां पर है? भारत और यूएसए में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो है वो व्यवस्था है, अर्थात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चीजें हैं, यानी कि अदालतों के द्वारा यहाँ पर न्याय का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार पहले हमारी एक मौलिक अधिकार थी, लेकिन दोस्तों इसको हटा करके यह संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार अब नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। तो याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का विधिक अधिकार है। यह लगभग 330 में शायद इसका वर्णन किया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो दोस्तों प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या उम्मीद करते हैं कि आप चुन चुके होंगे, 7 थी, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया। इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्याएं दोस्तों मात्र 6 है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्त यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत की संविधान की समवर्ती सूची में आती है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वो कौन से मद है या निम्नलिखित में से वो क्या दिया गया है जो संविधान की समवर्ती सूची में इसको रखा गया है? 13वें का सही आंसर है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आती है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वह संविधान की समवर्ती सूची में आती है। अगला क्वेश्चन आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून जो है विषयक प्रावधान है? भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विषयक का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 का सही आंसर 10वीं अनुसूची में भारत के संविधान में कानूनी यानी कि दल बदल विषयक से प्रावधान उपस्थित कराए गए हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और हमारे इस चैनल से लाभ प्राप्त करते चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने और अगला प्रश्न ये रहेगा, ध्यान से देखते चलिएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार की जो कार्य है संविधान में वह किस सूची के अंतर्गत आएगा? 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमि सुधार जो है राज्य सूची का एक विषय है। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? सही आंसर है कुछ विशेष वर्णों के लिए उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 16 जो है संबंधित है कुछ विशेष वर्णों के लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र के लिए जन्म कुंडली कहा था? निम्नलिखित में से वो कौन है जिसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली के नाम से पुकारा था? क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे, देखेंगे ध्यान से, कहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो सही आंसर आपके पास हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि के.एम. मुंशी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और अगला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 18 नंबर, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान, याद रखेंगे पहले तो 18 नंबर क्वेश्चन का हमने आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का डी बताया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा था? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख के नाम से पुकारा था? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट वार्कर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था की प्रलेख कहा? सही आंसर है अर्नेस्ट वार्कर ने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था के प्रलेख के रूप में पुकारा था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में उपस्थित रहने वाले चक्र, जिसमें कुल मिलाकर 24 तिलियां होती हैं, वह संविधान में जो दिया गया है यह किसका प्रतीक माना जाता है? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय का। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक माना जाएगा? न्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। एक भी प्रश्न को छोड़कर हटिएगा नहीं। हो सकता है कि आप 40 प्रश्न न कर पाए, 40 प्रश्न, लेकिन इतना तो जरूर है कि इन प्रश्नों से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तिलियों की कुल संख्या कितनी है? 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन पूछा गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 21 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन है जो मूल अधिकार के एक अंग नहीं माना जाएगा? 22वें का सही आंसर होगा समान कार्य के लिए समान वेतन। यह एक प्रकार का मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक अधिकार है कि आपको एक जो है समान काम के लिए समान वेतन दिए जाए, ऐसा मांग की जा सकती है, लेकिन यह मूल अधिकारों में शामिल नहीं होता है। 22वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से किसको बोला जाता है? वह कौन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो है संरक्षा करता है, हमें सेफ रखता है मौलिक अधिकारों से? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 24 नंबर, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान की आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है वह किसी भी हिसाब से उद्घोषित यानी आपात की स्थिति में भी इसको खत्म नहीं कर सकता है। आर्टिकल 20 और 21, आप जरूर आर्टिकल 20 और 21 पढ़ लीजिएगा। हमने तो दोस्त एक संविधान का किताब ही मंगाया है, उसका अध्ययन कर रहा हूं लगातार, थोड़ी सी जानना जरूरी है संविधान भी अपना। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए। याद रखेंगे कि 42वां जो संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था, ये दोस्तों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया और मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस की संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहीं पर जो आपका मौलिक अधिकार है वह अमेरिका से और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया जाता है। संघीय जो प्रणाली है वह दोस्तों संघीय प्रणाली आपको मुझे लगता है कनाडा से लिया गया है। और उसके बाद संसद किस प्रकार से हो, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और इसी प्रकार से सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके बांटी गई है। तो अभी कहा जा रहा है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। पहले 11 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, अब यहाँ पर इसकी संख्याएं जो है 10 कर दी गई है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, रही बात की जो मौलिक कर्तव्य है अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर क्या नहीं किया जाएगा? आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये आपका कर्तव्य है, आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते हैं तो उसके लिए आपके ऊपर FIR या ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं, दंड नहीं दिया जाएगा, बस आपको सजेशन दिया जाएगा और आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? एक तो बात तय है कि हमारे जो संविधान है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत में नए राज्य बनाए जा सकते हैं या कुछ राज्यों के जो है सीमाएं बदली जा सकती हैं। ये सारे अधिकार जो होते हैं वह संसद के पास होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है आपका संसद राष्ट्रपति। तो 3 राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा को मिला सबसे लोकप्रिय जो सदन होती है वह लोकसभा को कहा जाता है। और उसके बाद अस्थायी जो सदन होती है जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, इसको उच्च सदन भी कहते हैं। और लोकसभा जो है लोगों की एक सभा मानी जाती है, इसलिए ये लोगों के द्वारा चुन करके भेजी जाती है। तो इसी दौरान हम इस पर बात कर लेते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया? 26 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 3 में इसका वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो याद रखेंगे, जब हमारा भारत ये हुआ, आजाद हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय 14 राज्यों की बात की गई थी। लेकिन अब जहां पर बात करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ वो 1 नवंबर 1956 को जो है अपना उद्घोषणा दिया। ठीक है, उसमें कहा जाता है कि राज्य तथा कितने राज्य संघ बनाए गए। तो ये प्रश्न आपके सामने है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य और 6 जो है संघ राज्य बनाए गए थे जो 1956 में किए गए हैं। इसमें कुछ भाषा के आधार पर जो है सीमावर्ती इत्यादि को काटा भी गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? यह प्रश्न आपके सामने है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। वहीं पर 15 नवंबर की बात करें 2000 को, तो झारखंड को अलग किया गया था बिहार से। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। 28 का ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। आप देखेंगे सिक्किम को भारत का एक राज्य किसके द्वारा
द्वारा बनाया गया। 29 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी, 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे देखते चलते हैं, लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, आप हमें हिम्मत दीजिए, हम पूरी कोशिश झोंक देंगे आपके लिए एक से बढ़कर एक। और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का ये कंप्लेन है कि सर 5वां नंबर प्रैक्टिस सेट नहीं आया, बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल घबराइए नहीं, हम टाइप कर रहे हैं, सभी तो कुछ करने होते हैं दोस्तों लगातार। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 30वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 36 में। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आगे बढ़ते चलिए। और यहां पर एक 35 दिया गया, सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था कितने में? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर कितना? सी 35वें। लेकिन ये प्रश्न कहता है कि पूर्ण राज्य कब बना दिया गया? तो 36 में। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में राज्य कब बनाया गया, तो याद रखिए 35 में। पूर्ण राज्य कब बनाया? 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। गलती से मिस्टेक मत कीजिएगा, इसलिए दोनों को मैंने घुमाकर दिखाया है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता होगी, राज्य की एकल नागरिकता होगी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता होगी। 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि संपूर्ण भारत में, चाहे आप किधर भी चले जाइए, आप सिर्फ भारत का ही नागरिक कहलाइएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो भारत नागरिकता की विशेषता क्या है? संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता दी गई है, चाहे वो कोई भी हो। जम्मू कश्मीर पहले था भी कि इधर उधर की बात हो जाती थी, लेकिन 370 हटने के बाद ये भी वहां से खत्म हो गए हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सका? जन्म हुआ है तो नागरिकता है, देशीकरण हुआ तो आप उसमें ऑटोमेटिक आ गए, सीमा हमारे देश में आ गई तो आप भी हमारे देश के नागरिक हो गए। 32 का, उसके बाद किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, बिल्कुल सही। भारतीय बैंक में धन जमा करके, नहीं, धन जमा कर देंगे तो ऐसे आप देश के नागरिक नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए समझ है? निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने की समझ को बताती है? 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 33वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियमित करने के लिए समझ है, यानी कि उसमें बदलाव कर सकती है, संसद के पास इसका पावर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में तिहारी नागरिकता का सिद्धांत, तिहरी नागरिकता, याद रखें, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? हमारे पास दोहरी नहीं है, हमारे पास एकल है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं, उसी में से बता देना है, जहां पर तिहरी नागरिकता जो है वह स्वीकार किया गया है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्विट्जरलैंड में दोस्तों जो है तिहरी नागरिकता प्रदान की गई है। तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर तिहरी नागरिकता उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से आपको बता देना है कहां से कहां तक। याद रखेंगे भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 16 से 17 बताया जा रहा है, 15 से 19 बताया जा रहा है, 14 से 18 बताया जा रहा है, या 13 से 17 बताया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब आप ऑप्शन बिल्कुल अपने थोड़ी सी, अगर आपने IQ बढ़ाया होगा, अपना थोड़ा सा इंटरनल सेंस अगर लगाया होगा, तो आंसर आपने चुन लिया होगा। यानी कि 5 कहां तक हो जा रहे हैं? तो 5 14 से लेकर 18, अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक जो है वह समता का अधिकार जो है इसमें वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न आपके सामने भागते चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा दोस्त। 36 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? प्रश्न बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑस्टिन का एक अपना कथन था कि जो है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। यह सेंटेंस जो है ऑस्टिन के द्वारा यह कथन दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शपथ और अभिपृष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? प्रश्न बहुत बढ़िया है। शपथ और अभिपृष्टि के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरे में इसका उल्लेख किया गया है।
38 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है। भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की अधिकारी भाषाओं की सूची प्रदान करती है। सही आंसर है कि आप इसका आंसर चुन चुके होंगे। 38 का सही आंसर 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय गणराज्य के लिए आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। इसमें 22 भाषाएं अभी सम्मिलित किए गए हैं। भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किसने किया था? आप सभी जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम्स में रहते हैं ना, जिस पर आप विश्वास नहीं किए होते हैं, ऐसे प्रश्न आ जाएंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं पता नहीं वो कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, यही चीजें होती है परीक्षा। परिजोर इच्छा, जो आपकी इच्छाओं से पड़ी हो जाए उसी का नाम परीक्षा होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो 40वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H.C. मुखर्जी को बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ भागते हैं और प्रश्न नंबर 41 है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों तक लगातार यदि बाहर आप रहते हैं देश से तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यदि आप 7 वर्ष या उससे अधिक बाहर रह जाते हैं तो आप समझ लीजिएगा आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक यहां से समाप्त कर दी जाएगी। 41 का सही था। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए हैं? प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है वह कब लागू किया गया। तो सही आंसर है 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया। 42 का सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 11 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? सही आंसर है 43 का ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 11 में यह कानून बनाने का प्रावधान संसद को दिया गया है। किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक है? किसने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक कहलाता है। यह शब्द किसका है? तो सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर बी, यह अरस्तु ने कहा था, अरिस्टोटले। आगे बढ़ते चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाएगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 10 में इसका वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करता है तो यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आर्टिकल नंबर 6 में इसका वर्णन किया गया है। 47 नंबर प्रश्न है कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? याद रखेंगे, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश किया था? 47 का सही आंसर है एल.एम. सिंघवी समिति, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश किया था? एल.एम. सिंघवी के द्वारा यह जो है प्रसारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? 48 का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आयरलैंड से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49 को बिल्कुल बारीकी से समझिए। नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न आपके सामने कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए, और विचार करने के बाद आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके लिए सत्य नहीं दिया गया है। 49 का पहले देख लेते हैं। भारतीय नागरिक संघ की सूची का विषय है, बिल्कुल नागरिकता संघ सूची का विषय है, ये बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। और उसके बाद कहता है कि भारत में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, ये भी सही है। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, बिल्कुल नहीं, राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वह जो है नागरिकता प्रदान कर दे। ऑप्शन नंबर आपके पास सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। और नागरिकता से संबंधित बातें जो है संसद बनाती है, चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया तो वो भी सही था। 50वां नंबर क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? सही आंसर है आपके पास 50वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। तो मूल संविधान में राज्यों को 4
वर्गों में रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान सभा में नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न आपके सामने कि संविधान सभा में नियम समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किनको बनाया गया था। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 51 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं कि आप कितने सही किए हैं और आप कमेंट कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए कितना बेनिफिट रहेगा ये जरूर आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।